तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं वाराणसी, जहां एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सहयोग को नया आयाम देने की आज पहल की जा रही है। आज के सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच निवेश, निर्यात, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और पर्यटन को एकीकृत करते हुए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार करना है। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। Now, embracing the timeless tradition of Indian culture, we move forward to mark the gracious beginning of today's program with the auspicious ceremony of lamp lighting. भारतीय संस्कृति की इस पावन परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस शुभ कार्य का मंगल आरंभ करने के लिए हम सादर अनुरोध करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री द्वय आपसे, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस गरिमामयी परंपरा को पूर्ण करें। दीप प्रज्वलन शुभ भाव के साथ हम करने जा रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों, यही भाव दीप प्रज्वलन में निहित होते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये शानदार सुअवसर जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के हमारे सभी मंत्रीगणों की भी गरिमामय उपस्थिति, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और अब उसी परंपरा और परिपाटी का जी अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा परिपाटी का हम मंगल आरंभ कर रहे हैं। अतिथि सत्कार के इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी आपसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के चंदेरी का स्टॉल उड़ाकर, पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव जी आपसे ही हमारे समृद्ध मंच का भी अभिनंदन करें। माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी का अभिनंदन। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव जी आपसे ही हमारे समृद्ध मंच का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई एवं निवेश संवर्धन उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत। श्री आशीष मिश्रा जी का अभिनंदन, स्वागत और समृद्ध मंच का अभिनंदन एवं हम स्वागत कर रखे हैं। तालियां नीलेश मिश्रा जी का अभिनंदन स्वागत हम कर रहे हैं। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। आपकी तालियां निश्चित ही आज के मौके को और महत्वपूर्ण और खास बना रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं जब वाराणसी का ये एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी आपसे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास निर्यात संवर्धन एनआरआई एवं निवेश संवर्धन उत्तर प्रदेश शासन श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आपसे हमारा आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जीआई टैग विशेषज्ञ आपसे हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जी से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत करें। जीआई टैग प्राप्त स्टॉल उड़ाकर स्वागत के भाव को व्यक्त कर रहे हैं हमारे अतिथि। तालियां हम सभी की लगातार बरसी रहे, ये आपकी ऊर्जा के परिचायक है। देव्यो सज्जनों, लघु उद्योग भारती से श्री राजेश सिंह से हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसी क्रम में संयुक्त रूप से हम सादर आमंत्रित कर रखे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश सिंह, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश भाटिया, श्री नीरज पारेख, रामनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से राकेश जायसवाल, शैलेंद्र सिंह। संयुक्त रूप से आप सभी से हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, शीघ्रता करेंगे। कॉर्पोरेट एसोसिएशन बदोही से पीयूष बर्णवाल जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें। और इसी क्रम में राहुल मेहता टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संयुक्त रूप से हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट कृपया मंच पर पधारें और स्वागत के जो भाव हैं, जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो वो स्वागत के जो भाव होते हैं उसे किस तरह से हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रखे हैं, अभिनंदन कर रखे हैं। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता, टेक्सटाइल विशेषज्ञता और अनुशासन आधारित कार्य संस्कृति जब मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं, नीति स्थिरता और सुगम लॉजिस्टिक्स से मिलती हैं तो निवेश, उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन के नए द्वार खुलते हैं। ये मिलन सीमाओं का नहीं बल्कि संभावनाओं के विस्तार का विषय है। हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है वाराणसी की इस पवित्र वसुधा पर। रामनगर से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बीच पधारे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें, स्वागत करें, शीघ्रता करें। स्वागत के इस क्रम को हमें शीघ्र ही संपन्न करना होगा। वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के जरिए अंतर्राज्यीय विकास को नई दिशा देने का प्रयास है ये कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस क्रम को हमें शीघ्रता से विराम देना होगा।
अतिथि सत्कार हमारी परंपरा और परिपाटी है और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में जब ये आयोजन वाराणसी में किया गया है तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी उद्योगपति, निवेशक जो यहाँ उपस्थित हैं, स्वागत के भावों को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर व्यक्त कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनका आदर भाव, उनका स्वागत और सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। आगामी क्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के उद्देश्य और दोनों राज्यों के मध्य सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डालने हम आग्रह करते हैं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। वंदे मातरम। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी नगरी काशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन हम सभी ने किए, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल गुप्त नंदी जी, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, अपर आयुक्त उद्योग उत्तर प्रदेश शासन श्री रोहित आनंद जी, यहाँ पर पधारे हुए श्री नीलेश मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग प्रतिनिधि, ओडीओपी के समस्त शिल्पकार, उद्यमी बंधुओं, वाराणसी की इस पावन धरती पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि में हैं और यह संयोग नहीं, एक अवसर है। जिस नगर से उन्होंने देश को नई दिशा दी है, उसी नगर में आज हम एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम दो पड़ोसी राज्यों के रूप में नहीं, वरन एक संयुक्त उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार क्रम में केन बेतवा परियोजना की भी जरूर चर्चा करेंगे, पर यहाँ हम जिलों के उत्पादों को, हमारे कारीगरों को, किसानों को, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे पहुँचाएं, इसके बारे में विचार विमर्श और आपस में समन्वय के लिए हम आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की यात्रा 2018 से प्रारंभ हुई थी। वह पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी है। सभी 75 जिलों में विशिष्ट उत्पाद चुने गए हैं और उनको वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया है। और इन संकल्पों को कैसे परिणाम में हम देखते हैं, यह भी मैं कुछ आंकड़ों से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 2017 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात 88,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 1,86,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और इस वृद्धि में अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का योगदान 93,000 करोड़ का था, यानी कुल निर्यात का 50% ओडीओपी के द्वारा है। जीआई टैग, जो कि एक विशिष्ट पहचान प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और संकल्पनाओं को देते हैं, उसमें 44 उत्पादों को जीआई टैग दिलाए गए। इनकी उत्तर प्रदेश की जो सफलता की कहानी है, उसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी मार्केटिंग एजेंसीज का भी इन्होंने भरपूर सहयोग लिया और करीब 2,000 करोड़ की वार्षिक ई कॉमर्स की इनकी बिक्री है। महाकुंभ 2025 में काशी के क्षेत्र के 34 जीआई टैग उत्पाद सहित 44 उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है और देश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि की सराहना करें और आप सब लोगों के इसी अनुभव का लाभ उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश की ओडीओपी की यात्रा के बारे में भी बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश 55 जिले हैं। सभी जिलों में ओडीओपी हमने निर्धारित कर रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्ट रिलेटेड ओडीपी हैं वो 38 हैं। लाखों कारीगर, किसान इस ढांचे से जुड़े हुए हैं
स्व सहायता समूहों के माध्यम से ओडीओपी के प्रोडक्ट्स की 500 करोड़ से अधिक की बिक्री पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में निर्यात की भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले वर्षों में तेजी से प्रगति हुई है और अब हम निर्यात में 65,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ निर्यात का प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश में जीआई टैग को लेकर भी हम काफ़ी सतर्क हैं। 26 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। विश्व के प्रमुख बाजारों तक हम इनकी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश ने रजत पदक प्राप्त किया है ओडीओपी के क्षेत्र में। हमारा जो पूरा सिस्टम है ओडीओपी एक्सेलरेटर का, एमपी ट्रेड पोर्टल का, मृगनैनी एम्पोरियम नेटवर्क का, ये सब मध्य प्रदेश की नई पहचान के रूप में स्थापित हो रहे हैं। मैंने जैसे पहले संस्कृत के उस श्लोक में कहा था कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक और मोक्षदायिनी नगरी अवंतिका उज्जैन से हैं। वहाँ पे 284 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल बनेगा, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा ओडीओपी का शोकेस होगा। और न सिर्फ मध्य प्रदेश वरन अन्य प्रदेशों के उत्पाद भी वहाँ एक छत के नीचे प्रदर्शित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक स्पष्ट दिशा तय की है। हर जिला निर्यात का केंद्र बने, हम कारीगर का उत्पाद दुनिया तक पहुंचाएं, हर ओडीओपी में मेड इन एमपी का गर्व सम्मिलित हो। आज के इस कार्यक्रम में ही हम एक एमओयू साइन करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ, जिससे दोनों राज्यों के लाखों कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को एक नई यात्रा की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। मैं पुनः एक बार हृदय से बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026, जहां विकास की नई परिभाषाएं संस्कृति की पुरातन जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। ये सम्मेलन दो राज्यों का मिलन नहीं बल्कि दो संवेदनाओं का संगम है। एक ओर मध्य प्रदेश की धरती की गहराई तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशालता। ये साझेदारी प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि उस अंदाज की है, उस आत्मीयता की है जो आप सभी अपने दिलों में रखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी की तालियों के बीच में हम आमंत्रण देते हैं अपर आयुक्त उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री रोहित आनंद जी आपको। कृपया आप अपना प्रेजेंटेशन दें। ओडीओपी, जीआई टैग एवं निर्यात संवर्धन में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां एवं सफलता की कहानियां व्यक्त करता हुआ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री जी, श्री रजनीकांत पद्मश्री जी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव डीआईपीआईपी एमपी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, सभी उद्यमी एवं गणमान्य उपस्थित मीडियाकर्मी, सभी को मेरा एक हार्दिक अभिनंदन। सर, आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सहयोग सम्मेलन 2026 के इस मंच से मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में विकास हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर, लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से 30 से अधिक सेक्टोरल नीतियां लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से एमएसएमई, टेक्सटाइल, खादी, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में
लगातार उद्यमियों की हैंड होल्डिंग की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पूंजी निवेश की क्रांति सी आ गई है। सर, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट में भी उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल की जाता है। सर, बेहतर कानून व्यवस्था, देश में सबसे अधिक संख्या में हवाई अड्डे एवं एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से प्रदेश में पूंजी निवेश को अत्यधिक सरल, सुगम एवं फायदेमंद बना दिया है। सर, अभी दिनांक 28 मार्च 2026 को सर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। सर, यह एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ लॉजिस्टिक्स में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सर, जिससे निश्चित ही प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। सर, प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 40 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी निवेश संबंधी एमओयू हुए, जिनको प्रदेश सरकार की नीतियों के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। सर, स्टेट की एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं यथा 10 से 50 एकड़ तक के एमएसएमई पार्क तथा फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास पर विशेष बल प्रदान किया जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग ऑनलाइन माध्यम से कई अन्य योजनाएं संचालित कर रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना, तकनीकी उन्नयन योजना, एमएसएमई नीति के तहत सामान्य प्रोत्साहन और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। सर, छोटे एवं परंपरागत उद्यमों में कार्यरत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 24 जनवरी 2018 को एक जनपद एक उत्पाद का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जिले के पारंपरिक, स्वदेशी एवं विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि समावेशी आर्थिक विकास, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं उत्तर प्रदेश को एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके। सर, ओडीओपी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनपद से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर उसे विकसित करना है, उसकी गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना है तथा एमएसएमई कारीगरों, शिल्पकारों एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्थायी रोजगार के अवसर को सृजित करना है। सर, इसी कार्यक्रम का परिणाम है कि जहां वर्ष 2017-18 में प्रदेश के निर्यात 88,000 करोड़ के था, वो वर्ष 2025-26 में आकर 1,86,000 करोड़ हो गया है। निर्यात में इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय निश्चित ही प्रदेश के ये अभिनव प्रयास ओडीओपी कार्यक्रम को जाता है। सर, अब प्रदेश में ओडीओपी की सफलता और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमारी एक टीम आपके सामने पीपीटी के माध्यम से एक प्रस्तुत करेगी। सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओडीओपी का प्रोग्राम जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। उसके होने के बाद से 88.86 करोड़ 2017-18 से 1.86 लाख करोड़ का निर्यात बढ़ा है। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 77 जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 44 जो है ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम लोग ने इसमें क्या अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, क्या चीज हम लोग ने अडॉप्ट करी, जो कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। हम लोग ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड ओडीओपी सेल बनाया। ओडीओपी सेल जो है वो पूरे जिले के हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करता था। हम लोग ने जब ओडीओपी प्रोडक्ट को चिन्हित किया तो हम लोग ने एक कमेटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू ही हमने ओडीओपी को चिन्हित किया। ये वो प्रोडक्ट जो चिन्हित किए गए जिनका जो आर्टिशियंस ड्रिवन ज्यादा थे, जिनका निर्यात भी हो सकता था, जिनके अंदर कैपेसिटी भी थी और आगे भी बढ़ सकता था, ये वैसे प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया। उसके बाद सबके एक डायग्नोसिस स्टडी बनाई गई। डायग्नोसिस स्टडी बनाने के बाद उसमें चिन्हित किया गया कि कैसे कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, कौन से एरियाज हैं जिसमें कि हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। उन एरियाज को रखते हुए हम गवर्नमेंट ने एक ओडीओपी प्रोग्राम के अंदर 4 स्कीम बनाई। उसमें एक थी ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम,
एक है ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम, एक है ओडीओपी स्किल डेवलपमेंट टूल किट वितरण स्कीम, एक है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। ये 4 स्कीम है ओडीओपी प्रोग्राम के अंदर। ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के स्कीम के अंदर अगर 4 करोड़ तक प्रोजेक्ट है तो उसका 4 करोड़ तक अगर प्रोजेक्ट उसका 10% एसपीवी को लगाना होता है। 8 करोड़ तक है 20%, 10 करोड़ तक है 30%। उसी हिसाब से मार्जिन मनी स्कीम है, मैक्सिमम अप टू हम लोग 20 लाख रुपए देते हैं। अगर 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है तो मैक्सिमम अप टू 20 लाख से होता है। ये पूरी बैंक ड्रिवन स्कीम है। दूसरी है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टूल किट वितरण स्कीम, जिसमें अभी तक 1.5 लाख आर्टिशियंस को ट्रेंड और उनको टूल किट डिस्ट्रीब्यूट करी जा चुकी है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जिसके अंतर्गत 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग आर्टिशियंस को देते हैं। अभी तक हमारे पास कम से कम 400 डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल शोज जो हैं वो ऑलरेडी हैं। हम लोग ने पैकेजिंग में बहुत काम किया। अगर आप देख सकते हैं पैकेजिंग में बॉक्सेस के थ्रू, गिफ्ट बॉक्सेस के थ्रू हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ भी कोलैबोरेट किया, जिसमें हमने पैकेजिंग बहुत बेहतर करी है। उसके बाद हमने ई कॉमर्स में भी है, हमने डिजाइन इंटरवेंशंस भी किया। अगर आप देखेंगे तो पहले मीनाकारी, जैसे गुलाबी मीनाकारी के बहुत बड़े चीजें होते थे, अब उसके क्लफिंग्स बन यहाँ पर एग्जीबिशंस में भी उस चीज को देख सकते हैं। फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जब हम लोग शुरुआत करी ओडीओपी प्रोडक्ट की, सबसे इशू ये था कि अगर 2 प्रोडक्ट साइड टू साइड रख दिए जाए, उसमें पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि उसके कोई क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं थे। उस क्वालिटी पैरामीटर्स को बेहतर करने के लिए हम लोग ने क्यूसीआई के साथ कोलैबोरेशन किया, ओडीओपी सेल ने, और उसमें हम लोगों ने एक कंपेंडियम बनाया जिसमें कि 15 कंपेंडियम के अंदर 167 प्रोडक्ट्स का पूरा किया। उसमें यह भी बताया गया कि अगर आपको यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पैकेजिंग कौन सी होगी। एक्सेस फाइनेंस में हम लोग ने सीडीबी, एसबीआई, बीओबी के थ्रू कोलैबोरेशन किया। उसके बाद एनआरएलएम, मुद्रा, पीएमजीपी वगैरह स्कीम के साथ भी कोलैबोरेशन किया। डिजाइन इंप्रूवमेंट के लिए हमने यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ किया। हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी हुए। पैकेजिंग इंप्रूवमेंट के लिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ कोलैबोरेशन किया। अभी तक जो आउटकम रहा है प्रोजेक्ट का वो रहा है कि 75 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक टोटल 132 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, क्योंकि स्कीम प्रोग्राम को लॉन्च करे हुए ऑलरेडी 6 साल हो गए, तो कई जगह सैचुरेशन आ गया, तो एडिशनल प्रोडक्ट्स भी वहां लिए गए हैं। 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में करीबन 800 करोड़ की मार्जिन मनी को दिया जा चुका है। 1.5 लाख लोगों को ट्रेन और टूल किट वितरण हो चुका है। 20,000 ओडीओपी प्रोडक्ट्स जो हैं ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट वगैरह में हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, करीब 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और 15 जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग केवल कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाते भी नहीं है, उसका हम लोग हर क्वार्टर वाइज उसका हम लोग उसको देखते भी हो कैसा चल रहा है, वो कैसा आय कर रहा है, क्या व्यय कर रहा है, उसकी क्षमता प्रयोग कितना हो रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी काम करते हैं कि जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर चल रहा है उस कॉमन फैसिलिटी से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत उसको निष्पादित किया जाए। उसको हम लोग ओडीओपी हैंडल्स के थ्रू ओडीओपी इंस्टाग्राम वगैरह के हैंडल के थ्रू उसका प्रचार भी करते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करते हैं, एसोसिएशन लेवल में प्रचार करते हैं। तो ऐसे हमारे करीबन 15 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं और अच्छी कैपेसिटी में चल रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप 85% कैपेसिटी में ये चल रहा है। वैसे ये है। फिर अभी करंटली हम लोग ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट से तो सब टाइप था हम लोग का। अभी हम लोग ने युक्की करके एक वुमेन लेड ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके साथ भी कोलैबोरेट किया। उसके साथ भी हम लोग ने कई सेशंस हर डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे कराए हैं। फिर अभी हम लोग का विजन जो विजन है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने का, ओडीओ पे जाने के लिए, तो हम लोग ने अभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम में हम लोग ओडीओपी 2.0 में चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस अभी जल्द आ जाएंगे। हम लोग मार्जिन मनी भी 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख करने वाले हैं। हम लोग ने ओडीओपी मार्क लाने के भी सोचा है, जिसके लिए आईआईटी और आईएम जो है स्टडी ऑलरेडी कर रहा है। ये एक 3 सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि शॉर्ट में बता देगा कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा। काला नमक सिद्धार्थनगर राइस बहुत फेमस राइस है और जब हम लोग ने शुरू किया था तो वहां पर 4800 हेक्टेयर में ही कल्टीवेशन होता था।
इस समय वो कल्टीवेशन बढ़ के 12,000 हेक्टेयर हो चुका है। पहले एमआरपी 80 रुपये होती थी, 175 कंजर्वेटिव अगर लेने जाएंगे तो 250-300 से कम ज्यादा नंबर राइस आज नहीं मिल रहा है। ब्लैक पोट्री आजमगढ़ यहाँ से बिल्कुल पास में है, वहां पर एक गांव में कुछ परिवार जो थे करा करते थे ब्लैक पोट्री का काम, उनको बहुत इश्यूज थे। हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगवाया है उसमें डिपार्टमेंट ने, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब वो बॉम्बे और बैंगलोर वगैरह में भी भेज सकते हैं। सेल्स उनकी 20-30% बढ़ गई है। एमआरपी में भी इंक्रीज हुआ है। गुलाबी मीनाकारी में भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, सेल्स बहुत बढ़ा है। आज की डेट में गुलाबी मीनाकारी शादियों में ऐसे रिटर्न गिफ्ट भी जाता है और बहुत बेहतर किया है। एक हम लोग ने टाइप किया, जब हम लोग अभी फील्ड लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो हम लोग ने देखा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, तो हम लोग ने भारत सरकार की प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी के साथ एक टाइप किया है, जिसके अंदर क्या हुआ है, जो टेक्नोलॉजी हमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के अंदर रूट टैग्स आते हैं, आईआईटी रुड़की में है, मद्रास में है, उनके साथ हम लोग ने टाइप किया है। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई, अभी उन्होंने बनारस में पूरी स्टडी करी थी, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर लो डाइंग कॉस्ट फैसिलिटीज है। हमारे मतलब डिपार्टमेंट का मानना था कि जब हम सब एआई यूज करने लगे हैं, पर हमारे हैंडलूम व्यूवर्स आज भी वैसे ही काम कर रहे हो, तो उनको भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, और टेक्नोलॉजी ऐसे जो कि आईआईटी से वेटेड हो और जिसका रेप्लिका भी हम लोग आगे कर सकें। उस ऑब्जेक्टिव से हम लोग डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया। उसमें हम लोग ने जब उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया तो उनमें डिबगिंग टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी। ऑटोमेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे रही है, और 2 मशीनें बनारस में इसी मंथ आ जाएगी। उसके अलावा आगे अगर हम बढ़े, आगे हम लोग अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़ के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्लस्टर्स वाइज डायग्नोस्टिक स्टडी, जैसे अलीगढ़ में प्रॉब्लम है कि डिजिटल तालों का ट्रेंड आ रहा है, तो डिजिटल ताले कैसे बढ़िया अच्छे बने, तो आईआईटी दिल्ली की टीम हमारे साथ काम कर रही है और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जीआई के लिए बात करें तो 79 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है। हमारे उत्तर प्रदेश हाईएस्ट हम लोग हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर बेस्ड एमएसएमई हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है। अपना जीआई मैन ऑफ इंडिया हमारे साथी हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे इसमें। तो एक्सपेंड यूजर, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, जैसे हम लोग सर के साथ काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग उसका अभी जीआई ऑथराइज यूजर्स बनवाएंगे, अवेयरनेस वर्कशॉप कराएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एक्सेस और ट्रेसेबिलिटी और पैकेजिंग के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे इस साल। थैंक यू सर। दिस इज द हैंडल्स यू कैन सर फॉलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओडीओपी, जीआई टैग और निर्यात संवर्धन में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और सफलता की कहानी को आपने बखूबी बयां किया। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अगले प्रेजेंटेशन के लिए हम मंच पर आमंत्रित करेंगे फाउंडर एवं सीईओ गांव कनेक्शन श्री नीलेश मिश्रा जी को। हम आपको बता दें कि एमपी और यूपी के बीच आप सेतु का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी जन्मभूमि एमपी है और कर्मभूमि यूपी, तो अपने कार्यों से निश्चित ही आप दोनों राज्यों के बीच एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। जमीनी कहानियों की आप सशक्त आवाज हैं, और स्टोरी टेलिंग की यदि हम बात करते हैं, आपका जो स्पेशल हुनर है जिसे हम सभी जानते हैं, ओडीओपी, जीआई और लोकल से ग्लोबल को गहराई देती है आपकी कहानियां। बहुत ही सम्मान के साथ में हम आग्रह करते हैं नीलेश मिश्रा जी आपसे अपना प्रेजेंटेशन दें। आदरणीय डॉक्टर यादव जी, आदरणीय राकेश सचान जी, नंदी जी, राघवेंद्र जी, रजनीकांत जी, बहुत खुशी है मुझे आज यहाँ आकर। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरा बचपन मध्य प्रदेश में बीता, और मेरी कर्म भूमि साझा रही है इन 2 राज्यों के बीच। तो मैं इन दोनों महान राज्यों की साझी विरासत अपने अंदर लेकर चलता हूं। मेरे बचपन की सबसे पहली याद है सैनिक स्कूल रीवा में, स्कूल में खिड़की से बाहर देखकर एक हेलीकॉप्टर होता था, वहां पर उसको निहारना, और तब तो यूनाइटेड होता था मध्य प्रदेश, तो कटनी, कुटुमसर, बीजापुर सब जगह की यात्राएं की। और कहीं जो जमीनी रिश्ते बने, जो मेरा गांव कनेक्शन बना पहली बार, वो
मध्य प्रदेश में ही बना। मैं आदिवासी, मेरे फादर जियोलॉजिस्ट रहे हैं, हम आदिवासी समूहों समाजों के साथ बहुत हमने वक्त बिताया, उनकी भाषा भी सीखी थी तब। तो वो जमीनी जो कनेक्शन बना, जो गांव कनेक्शन बना, उसको साथ लेकर चला और सारे अपने करियर में आगे उसको संजोया है। कहानियां सुनाने का सिलसिला जो 10-15 साल पहले सौभाग्य से शुरू करने का मौका मिला, देश में करोड़ों लोगों तक रेडियो और डिजिटल माध्यमों से कहानियां जो मैं पहुंचा पाया, उनमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की जमीन, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की यादें, यहाँ के संस्कार, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के लोग हमेशा हमेशा घुले मिले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो एक साझा ये जो एक खूबसूरत डबल इंजन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, इसकी कहानी कहने के लिए हमें खूब सारे डाकिये चाहिए। हमें चाहिए वो जमीनी पोस्टमैन जो इन कहानियों को महसूस करें, इन कलाकारों, इन कारीगरों की कहानियों को देश तक, दुनिया तक ले जा पाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उत्तर प्रदेश से हमने यात्रा शुरू की है। सारे जिलों के ओडीओपी के प्रोडक्ट्स और आर्टिजन्स के इर्द गिर्द हमने एक बहुत सघन कैंपेन पिछले वर्ष में की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। इसका बड़ा बहुत आनंद है मुझे। ये जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं ये बहुत यूनिक हैं। ओडीओपी जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, अब मध्य प्रदेश में इतनी अग्रेसिवली, इतनी खूबसूरती से एक्सपैंड हो रहा है। या रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स जो मध्य प्रदेश की देन है और जो एक केस स्टडी के रूप में देश भर में अब अपनाए जाने की राह पर हैं। और पहली बार भारत के दो बड़े सशक्त राज्य एक साथ हमारे जमीनी कारीगरों, हमारे कलाकारों की कहानियां कहना चाह रहे हैं, उनकी जीवन को बेहतर करना चाह रहे हैं। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें ग्लोबल, तो दुनिया का शायद ये एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहां जो सबसे सघन है, सबसे डेंस है टैलेंट से। इस तरह के जो हार्टलैंड का टैलेंट है, इतना सघन दुनिया में कहीं नहीं। आप फ्रांस लें, इटली लें, यूके लें, मे बी यूरोप के कुछ हिस्से, टर्की वगैरह, कम ही हिस्से बचे हैं इतना सघन जहां पर टैलेंट होगा। तो ये कहानी बहुत अपने आप में अद्भुत है और इसको कहा जाना है सशक्त माध्यमों से, क्योंकि ये सिर्फ वो कहानी नहीं है जो एक फील गुड स्टोरी है। इसका सीधा रिश्ता है लोगों की लाइवलीहुड से, इसका सीधा रिश्ता है हमारे जीडीपी से, और इसका सीधा रिश्ता है उस दुर्घटना को न होने देने से कि एक कलाकार का बेटा या बेटी मौके न मिलने के कारण, जीविका न मिलने के कारण मजदूरी करने लग जाता है। ऐसा होता रहा है। और अब ये कहानियां जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझी कहानी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने में मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आप सबका बहुत धन्यवाद कि इस लोकल से ग्लोबल बनने की कहानी का एक छोटा सा डाकिया मैं बन पा रहा हूं। बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु। और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर उद्बोधन के इस क्रम में आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में अब हम आमंत्रित करेंगे माननीय मंत्री औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, आपको कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। आज एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन
2026 में सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच का मैं स्वागत करूं, उससे पहले जिनके नेतृत्व में आज पूरा भारत दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहा है, इस देश के साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुवा, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है, ऐसे हम सबके नेता, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी के तीसरी बार सांसद परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सम्मानित मंच और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की पावन धरती, भारतीय सनातन संस्कृति की राजधानी और विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में मध्य प्रदेश के कर्मठ, लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं और आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में उनका आगमन हुआ है। यह निश्चित रूप से एक विशिष्ट और सुखद संयोग है। महादेव के अनन्य भक्त का काशी अपनी दोनों बाह फैला करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मंच पर उपस्थित कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय मंत्री राकेश सचान जी, जीआई टैग के विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई मध्य प्रदेश सरकार श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, अपर आयुक्त उद्योग श्री रोहित आनंद जी, विख्यात स्टोरी टेलर श्री नीलेश मिश्रा जी, श्री आलोक सिंह जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही वृंदा जी, यहां पर उपस्थित कैबिनेट के हमारे सहयोगी और मीडिया के सभी साथी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे बिहार चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन बिताने का अवसर मिला, रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी सादगी, उनकी सरलता, जमीन से जुड़ाव और जनप्रतिनिधियों के लिए सीधे उपलब्ध रहना, ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने बेहद कम समय में मध्य प्रदेश की जनता में गहरी छाप छोड़ने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके साथ गाड़ी पे बैठा था, किसी माननीय विधायक की किसी समस्या पर आपने तत्काल एक्शन लेते हुए तुरंत वहां के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उनकी समस्या का समाधान करते हुए और तुरंत उस माननीय विधायक को आपने अपडेट किया। ये आपकी सरलता इतनी महान है जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इसी कार्य व्यवहार के कारण मध्य प्रदेश का जनमानस, और आज भी आपने देखा होगा कि कोई बैतूल से, कोई इंदौर से, तमाम लोग हाथ हिला करके आपसे हाथ मिलाने के इच्छुक थे और आप स्वयं आगे बढ़ करके उनसे हाथ मिला रहे थे। ये विशेष बात है। आपका व्यक्तित्व जितना सरल है, उसके विपरीत ही प्रशासनिक निर्णय,
बेहद कठोर होते हैं। जनहित में लापरवाही पर डीएम और एसपी तक जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करते। एमपीयूपी सहयोग सम्मेलन 2026 यह आयोजन उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच गहरी समझ और साझेदारी के रिश्ते का प्रत्यक्ष दर्पण है। यह संबंध दो राज्यों के बीच केवल औपचारिक न होकर सामाजिक भावनात्मक भी है। प्रयागराज जो मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, उसके साथ ही आसपास के तमाम जिलों की रिश्तेदारियां भी मध्य प्रदेश में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं कि रीवा, सतना, सीधी और बड़ी संख्या में हमारे तमाम रिश्तेदार, नातेदार, हमारे सप्लायर टीकमगढ़ से लेकर के, सतना से लेकर के बहुत सारे लोग, झांसी से लेकर के ललितपुर के आसपास जो जिले हैं, ग्वालियर तक, ये ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, आए दिन संपर्क में रहते हैं और आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि तमाम लोग व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रशंसा करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन में दोनों राज्यों की डबल इंजन की सरकार जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है। आज का यह सम्मेलन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। यह भी उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही एक स्वरूप है। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश औद्योगिक परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, सेक्टर वाइज अनुकूल औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रणाली और जवाबदेही कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश को निवेश के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य में स्थापित किया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा बेहद महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के आयु के लोगों को 5 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त गारंटी बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,63,000 युवाओं को 6,705 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। एक व्यक्ति भी 5 लाख रुपए का लोन लेता है, चक्की लगाता है, स्पेलर लगाता है, तेल की मील लगाता है, तो 2-5 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। 2018 में शुरू हुई एक जनपद एक उत्पाद योजना ओडीओपी योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहन मिला है। गांव के वो हुनरमंद जो कारीगर है, जो हुनरमंद है, उनको पहचान मिली है। साथ ही स्थानीय मैन्युफैक्चर एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्वावलंबन आया है। इसके साथ ही पारंपरिक हुनर संरक्षित हुआ है। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पकों को नई पहचान मिली है। कुटीर उद्योगों ने समृद्धि की चौखट पर पांव रखा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से बनारस की साड़ी, भदोही की कालीन, प्रयागराज के अमरूद, ऐसे तमाम जगह, मुरादाबाद का पीतल, ऐसे तमाम जगह हैं जिसको वैश्विक पहचान मिली है। पिछले 9 वर्षों के दौरान जवाबदेही, पारदर्शिता, समयबद्ध अनुकूल नीति और स्टेक होल्डर के हितों की सुरक्षा ने प्रदेश की उद्यमिता को नई ऊंचाई और नए आयाम दिए हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार ने केवल स्थानीय उत्पादों को, मैन्युफैक्चरिंग को ही नहीं बढ़ावा दिया बल्कि उनको एक व्यापक वैश्विक बाजार भी उपलब्ध कराया है। इसी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 25 से 29 सितंबर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करता आ रहा है। एक ही छत के नीचे बनारस से लेकर के बुलंदशहर तक और बरेली से लेकर के बलरामपुर तक के उत्पाद ग्लोबल ट्रेड के लिए उपलब्ध होते हैं। ओडीओपी के माध्यम से प्रदेश के निर्यात में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। हमारा निर्यात 2017-18 में 88,967 करोड़ से बढ़कर के 2025-26 में 1,86,000 करोड़ पार कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की ठोस और प्रभावी रोड मैप के साथ मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी पहल और आयोजित आज का यह सम्मेलन दोनों राज्यों के बीच व्यापार, शिल्प, ओडीओपी, टूरिज्म और एमएसएमई सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी जानते हैं आज दुनिया एक बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पे चल रही है। लगभग पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है। इस कारण एक वैश्विक ऊर्जा का भी संकट आया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत हर परिस्थिति, हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको, माननीय मध्य प्रदेश शासन के जो हमारे माननीय अधिकारीगण हैं, सभी को 4 लाख किलोमीटर का हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क का नेटवर्क है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जून 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने वाले हैं। जहां एक और जगह जगह मिसाइलें गिर रही हैं और डर के साए में लोग हैं, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत में नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। हमारी नीति, हमारी नियति, हमारी निर्णय तीनों स्पष्ट है। हमारा एक ही विजन है, उत्तर प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश का जो ज्वाइंट आज हमारा सम्मेलन हो रहा है। हम दोनों राज्य मिलकर के कई सारे हमारे जिले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे मिलते हैं। हम क्या परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए अंतिम एक लाइन कह करके आपसे विदा लूंगा। आप सब जानते हैं कि रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया। अयोध्या का, चाहे भगवान श्री राम का जन्मभूमि पर राम मंदिर, चाहे काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया। जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश बाबा महाकाल की नगरी से आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री औद्योगिक विकास श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, अपने शब्दों से इस सभागार में नई ऊर्जा का संचरण करने हेतु। उद्बोधन के इस क्रम में अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी आपसे आज के अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। भारत माता की आवाज जरा काशी में है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस काशी की पावन धरा पर और हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री, उनके लोकसभा क्षेत्र में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच में चल करके मध्य प्रदेश से आए हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे औद्योगिक मंत्री जो अभी आपके बीच में आप लोगों से वार्ता कर रहे थे, श्री नंद गोपाल नंदी जी, जीआई टैग विशेषज्ञ जिन्होंने लगातार ओडीओपी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसे पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए हमारे रजनीकांत जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री राघवेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, अपर आयुक्त उद्योग जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं रोहित आनंद जी,
फाउंडर एवं सीईओ श्री नीलेश मिश्रा जी, सचिव मुख्यमंत्री इलैया राजा टी जी, आलोक सिंह जी सचिव मुख्यमंत्री, और हमारे इस पांडाल में बैठे हमारे तमाम सारे युवा उद्यम जितने संगठन हैं, हमारे उद्योग आईआईए हो या हमारे जितने भी औद्योगिक संगठन हैं, उनके सभी पदाधिकारी, हमारे काशी के ज्यादातर यहाँ उद्यमी दिख रहे हैं, हमारे बगल भदोई अगल बगल जनपदों के भी हमारे काफी एक्सपोर्टर भी इस हाल में हैं। सभी बैठे हमारे सभागार में उद्यमी साथियों और पत्रकार मित्रों, आज का ये सम्मेलन काशी विश्वनाथ की धरती पर और महाकाल की धरती से आए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, जो यूपी और एमपी सहयोग सम्मेलन के तमाम तरीके से, जो आज उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और एमपी भी बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से हमारे एकदम अगल बगल के दोनों राज्य हैं और बड़े आदिकाल से हमारे संबंध यूपी एमपी के रहे हैं, उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे और उनको मजबूत करें। आज इस सम्मेलन में ओडीओपी उत्पाद, पर्यटन, एमएसएमई में सहयोग को बढ़ावा, इस स्वर्णिम अवसर में जो मध्य प्रदेश जी के मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं उनका पुनः काशी की धरती में उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री होने के नाते और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जरा जोरदार ताली खड़े होकर के, यहां से आए सारे लोग अपने यहां खड़े होकर के जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करने का कष्ट करें। आज उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख से अधिक इकाइयां हैं, जो लगातार कृषि के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं और इनको किस तरह से एमएसएमई को आगे बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से इसको हम लोग और इन इकाइयों को ताकत दें। इसीलिए जब से योगी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली 2017 में और आज 9 साल के नवनिर्माण 9 वर्ष योगी जी के पूर्ण हो रहे हैं और माननीय मोदी जी जो तीसरी बार यहां से सांसद हैं, उनके आज 12 वर्ष पूर्ण हो रहे। डबल इंजन की जो सरकार है, जो गरीब कल्याण की तमाम सारी योजनाएं बना करके पूरे देश और प्रदेश के लोगों की सेवाएं हो रही हैं और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, आज पूरे उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी हो। आज से अगर आप 12 वर्ष पहले बनारस में जाएंगे, बनारस के आसपास की क्या स्थिति थी और आज आप 12 वर्ष में देखें कितना बड़ा परिवर्तन हमारे बनारस और बनारस के बाहर से आने जाने के रास्ते और काशी के अंदर के रास्ते। हम लोग सीएम के साहब के साथ जब गाड़ी में बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि जिन गलियों में हम आज काशी कॉरिडोर तक गाड़ी से जा रहे हैं, वहां कभी पैदल चलना मुश्किल था। ये बनारस की स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को आपने चुना और इस देश के बागडोर उनको मिली, तो आज बनारस ही नहीं पूरे देश की कायाकल्प हुआ है। लेकिन बनारस में
विशेष तरीके से उन्होंने ध्यान दे करके आज काशी कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे थे और महाकाल और हमारे काशी बाबा विश्वनाथ की चर्चा हो रही थी तमाम तरीके से। तो जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा है हमारे वाराणसी में, ये सोच के बाहर है। 2 से 2.5 लाख लोग प्रतिदिन हमारे इस काशी की पावन धरा पर लोग आते हैं पूरी देश दुनिया से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। इसी से पर्यटन भी बढ़ा। भगवान राम मंदिर जो लंबे समय से प्रतीक्षारत था, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसका भी निर्माण हुआ। प्रयागराज में जो जिस तरह से इतनी बड़ी आस्था लोगों की, जहां करोड़ों लोग श्रद्धालु आकर के गंगा में डुबकी लगा करके, इतना बड़ा कार्यक्रम शानदार पिछले साल भी और इस वर्ष भी लगातार इतना ट्रैफिक, इसीलिए इतने लोगों का आवागमन यहां हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश बढ़ा है और रोड कनेक्टिविटी में केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश के नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश बना है। आज जो एयर कनेक्टिविटी में 16 एयरपोर्ट, अभी जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण 2 दिन पहले किया और 16 एयरपोर्ट हम लोग बनारस में भी, जब एयरपोर्ट के लोगों से चर्चा करते हैं तो इतना ट्रैफिक कभी नहीं आता था जितना आज एयर ट्रैफिक बनारस में आ रहा। तो इतने एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी में डेडिकेटेड कॉरिडोर, विद्युत की आपूर्ति, कानून व्यवस्था, जिसका उदाहरण अन्य प्रदेशों में भी उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट से ही, जब यहां पर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम हुआ तो 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले और 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव हम लोगों के पाइपलाइन में, जो शीघ्र ही वो ग्राउंड में 75 जनपदों में जो हमारे लोग निवेशक हैं वो निवेश करने वाले हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक डेलीगेशन 2 देशों में गया था, जापान और सिंगापुर। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। सब ऐसे नहीं, आप 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आना चाहता था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाई है और ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कहीं कोई कभी किसी ने इन परंपरागत जो उत्पाद थे इनको प्रमोट करने के लिए कभी सोचा नहीं था, कभी लोगों ने मन ही नहीं बनाया था। 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो बनारस की साड़ी आज की नहीं है, आदिकाल से बनारस में रेशम नहीं होता। रेशम मंत्रालय हम लोगों के पास है, बनारस में रेशम नहीं कहीं आसपास पैदा होता, लेकिन 4 से 45 हजार मीट्रिक टन रेशम की खपत बनारस के बुनकर करते हैं और आसपास के। बनारस की साड़ी पूरे देश दुनिया में फेमस है और आज पर्यटन की दृष्टि से जब लोग बनारस आते हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उत्पाद ही बनारस आएंगे, अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। तो इतनी दूर से आने पर कहीं न कहीं लोगों के मन में रहता कि कुछ न कुछ खरीदारी करें। तो आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जिस तरीके से हमारी सरकार ने प्रमोट किया और तमाम तरीके से उनको सब्सिडी दे करके उनके उत्पाद को बढ़ावा देना, उनसे जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देना, टूल किट उपलब्ध कराना और मार्जिन मनी दे करके उनको हम लोग उनके उत्पाद को आगे बढ़ाने का जो हम लोगों ने काम किया है, तो इसी के चलते आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो ओडीओपी के सहयोग से ही जो यहां का निर्यात था
17 के पहले 86,000 करोड़ से बढ़कर के आज 1,86,000 करोड़ का निर्यात हुआ है, जिसमें 50% की हिस्सेदारी हमारी ओडीओपी के जो उत्पादक हैं उन्हीं के द्वारा है। और ओडीओपी की ब्रांडिंग अगर किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। लगातार अगर वो दुनिया के किसी देशों में जाते हैं तो ओडीओपी के उत्पाद ही हमारे राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं, जो हमारे तमाम सारे हस्तशिल्पी कारीगरों के उत्पाद आज तमाम देश दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के ड्राइंग रूम में सुशोभित हो रहे हैं। आज हमारे देश में अगर कहीं कोई आता है तो ओडीओपी के ही उनको पुरस्कार देते हैं हम लोग। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश 2018 से शुरू हुआ और लगातार इसको बढ़ावा देकर के आगे बढ़ाने का काम किया। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये भी योजना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 2019 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया, जिसमें 75,000 वो हस्तशिल्पी, वो कारीगर, वो आर्टिजन जो गांव में एकदम पड़े थे, कहीं कोई उनको पूछता नहीं था, उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना और 11 ट्रेड हम लोगों ने रखे थे, टूल किट दे करके उनको लोन से जोड़ करके उनके व्यापार को प्रमोट करना, ये काम सरकार कर रही थी। इन दोनों योजनाओं को मैं बधाई दूंगा इस मंच से कि हमारी ये दोनों योजना जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, इनको पूरे देश में पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लगा करके पूरे देश की योजना बनाई और ओडीओपी योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना थी वो पूरे देश में, आज सारे प्रदेश में इन दोनों योजनाओं की पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इस अवसर पर मंच से मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि लगातार हमारी इन दोनों योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को आज रोजगार भी मिला है, उनको उनके उत्पाद को भी बढ़ावा मिला है और पूरे प्रदेश में इन दोनों योजनाओं से ओडीओपी से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ करके रोजगार से जोड़ने का काम किया है। हमारी ओडीओपी में 2018 से लेकर अब तक 6,000 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने ऋण दिया है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो पूरे प्रदेश के 30 जनपदों में हम लोगों ने स्वीकृत करके तमाम सारे हस्तशिल्पी कारीगरों को ट्रेनिंग लेने के एक सेंटर बनाए, जिसमें 15 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट में 90% हमारा डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है, 10% ही हमारे समिति को लगाना होता है। अब तक 30 जनपदों में इसकी शुरुआत हो गई और करीब 15 पाइपलाइन में, जिनका हम समझते हैं कि वित्तीय वर्ष में आगे हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है। और इनको बिक्री कैसे हो, इन उत्पादों को देश विदेश तक कैसे जाए, इसीलिए पहला प्रदेश है जिसने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू किया। 24 से 29 ग्रेटर नोएडा में 3 इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए। इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और दूसरा दिन हमारे रायपुर के ऐतिहासिक प्रेस क्लब में आज अमर पहुना इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, इसलिए भी आज बड़ा ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में सबसे पहले विराजमान हमारे अध्यक्ष जी श्री मोहन तिवारी जी, महासचिव श्री गौरव शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश यदु जी, सहसचिव श्री निवेदिता साहू जी, श्री भूपेश जांगड़े जी, श्री प्रशांत शर्मा जी, श्री संदीप पौराणिक जी, श्री प्रदीप दुबे जी, श्री यशवंत दोटे जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री अनिल द्विवेदी जी, ऐसे सारे वरिष्ठजन और सभी साथीगण यहाँ विराजमान हैं। मैं कुछ नाम ले पाया, कुछ नाम नहीं ले पा रहा हूं, परंतु ये जरूर है कि मुझसे ये कहा गया कि आज 31 मार्च को प्रेस क्लब में आए और आकर के वस्तु स्थिति सबके सामने रखें। तो मुझे कि इससे अच्छा माध्यम और कुछ समझ नहीं आया कि हर एक बाइट के लिए, हर एक घटना पर, विषय के लिए
आप लंबी दूरी दौड़ते थे, बड़ा लंबा प्रयास करते थे। और आज जब हम उस दिन पर हैं जब संपूर्ण माओवादी सशस्त्र संगठन समाप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उस दिन हम सब मिलकर एक साथ बैठ लें, बात कर लें, ये बहुत अच्छा विषय मुझे लगा। इसलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि मैं जरूर आऊंगा भैया, और ये विस्तार से इस पर हमारी चर्चा हो ही जाएगी। मुझे जो प्रश्न अनेक पत्रकार साथियों के द्वारा अभी कुछ दिनों के अंतर्गत पूछे गए, मैं सोचता हूं कि वही स्वाभाविक प्रश्न है और वही आप सभी के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में ये प्रश्न जरूर है कि क्या हुआ कि 5 दशकों का मामला 2 साल में ही समाप्त हो गया। एक बड़ा विषय ये है, ऐसा क्या कर दिया, ऐसे क्या हो गया, ये एक बड़ा विषय सबके बीच में रहा। दूसरा एक बड़ा विषय रहा कि अब जब समाप्त हो गया तो इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे, उसके भी ये भी दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा जो विषय मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि इन पूरे ही अभियानों में क्या विशेष हुआ है जो ये आपके ध्यान में है भी नहीं भी है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से कहना भी चाहता हूं। ये तीनों ही बातें, तो मैं सोचता हूं ये 3 बातें सारे ही विषय को समाहित कर लेंगी। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है आपके हृदय में होगा कि किस कारण से ऐसा हुआ कि 5 दशकों की समस्या 2 वर्ष में समाप्त हो गई। क्या यह संभव है कि कोई ऐसी घोषणा कर दे कि कोई इंसर्जेंसी इस दिनांक तक समाप्त हो जाएगी, और हो भी गई। ये कैसे संभव हो सकता है? चमत्कृत करने वाला है, अविस्मरणीय है, वंदनीय है और बड़ा ही साहसिक है। तो संकल्प लेने के लिए बड़े साहस की जरूरत है। कोई भी जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया देखती है उसकी तरफ, अभी क्या होगा, परीक्षण होता है बहुत। तो संकल्प लेना बड़े साहस का विषय है, और उस संकल्प को धरातल पर उतार लेना ये और बड़े सामर्थ्य का विषय है। और इसलिए ये संकल्प हुआ, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया और उसे धरातल पर भी उतारा, बड़े सामर्थ्यवान हैं। और उन सारी ही घटनाओं के संदर्भ में एक अपन चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उससे पहले की सरकार ने क्या किया नहीं किया, उन विषयों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये सरकार बनती, बस्तर में कुछ नहीं बदला था, ना अधिकारी बदले थे, ना कर्मचारी बदले थे, लेकिन सरकार बदल गई थी और सरकार का संकल्प बदल गया था। जनवरी 2024 में ही एक बड़ी बैठक होती है, और उस बैठक में आसपास के राज्यों के डीजी भी आते हैं, और एक चर्चा होती है जिस पर ये इस बात का आकलन किया जाता है कि कुल हमारे देश में नक्सलवाद कितना है और उसका कितना प्रतिशत किस प्रदेश में है। ये निकलकर सामने आता है सबकी चर्चा के बीच में कि पूरे देश का नक्सलवाद का 75% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और एक और विशेष बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो आर्म्ड फोर्सेस इनके हैं, आर्म्ड कैडर इनका है, उस आर्म्ड कैडर का तो 90% छत्तीसगढ़ से। झारखंड में भी कोई पकड़ा गया तो वो हमारे बीजापुर का नौजवान था, सुकमा का नौजवान था। कोई उड़ीसा में पकड़ा गया तो भी वही था, झारखंड में पकड़ा गया तो भी वही था, गढ़चिरौली में पकड़ा गया तो वही था। ये बीजापुर से हमारे बस्तर से बहुत सारे नौजवानों को भ्रमित करके ले जाया गया, उनको वहां पर लगाया गया था। तो सबसे बड़ी समस्या ये छत्तीसगढ़ इसका हब हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में ही इस बात के लिए सबसे अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। उस बैठक में ही, बैठक के विषय बिंदु आज भी हैं सबके सामने, उस बैठक में ही ये निर्देश दिए गए कि सीआरपीएफ अपनी गणना बताएंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का समूल नाश, समूल उन्मूलन कर लिया जाएगा। बीएसएफ भी इस बात की गणना करेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस बात की गणना करेगी। ऐसे सारे ही वर्टिकल्स को ये काम सौंपा गया और सबने अपने अपने रिपोर्ट समय पूर्वक जमा किए। दूसरी बैठक जब छत्तीसगढ़ में होती है वो समय था 24 अगस्त सन 2024। वो 24 अगस्त सन 2024 तक इन सारे ही जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स से आए हुए रिपोर्ट्स के आधार पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म, नक्सलियों का वो कैडर जिसके माध्यम से वो हत्याएं करते हैं, वो कैडर समाप्त कर दिया जाएगा। ये उस दिन की घोषणा है। जब ये घोषणा हुई थी तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था, लगा था कि ये क्या बोला जा रहा है,
कैसे संभव हो सकता है, ऐसे सबके मन में आया था जरूर, मेरे भी मन में आया था और मैंने भी उनसे बात की कि भाई साहब ये कैसे संभव होगा, ये हम कैसे करेंगे करके। तब एक बार दिल्ली में ही बैठ करके और उन्होंने वो रोड मैप बताया था, इन संस्थाओं ने ये कहा है और ये कहने के बाद अगर हम ये करके आते हैं आगे तो हम नियत समय तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर रोड मैप था। मल्टीपल डायमेंशन पर अप्रोच किया जाना आवश्यक था, यह था। तो वो उसके बाद से ही कवायद शुरू होती है और आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ा कारक कोई था तो बस्तर को ही अगर हम फोकस कर माने तो बस्तर की जनता ने लाल आतंक को आगे स्वीकार करने का मन छोड़ दिया। बस्तर की जनता ने यह ठान लिया था कि ये नक्सलवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई के व्यवस्थाएं उन्नत किस्म के बीच पहुंचना चाहिए। तो आजादी के इतने सालों बाद क्यों नहीं होता? इस बीच में जनवरी से अगस्त के बीच में काफी और गतिविधियां हुई थी। एक बार मैंने भी कहा था कि हमने बार कोड जारी किया है, अगर किसी नक्सली को संगठन के लोगों को लगता है कि कोई फीडबैक देना है कि उनके पुनर्वास नीति में क्या होना चाहिए तो वो आप हमको दे सकते हैं। एक बार मैंने कहा था कि अगर कोई बात करना चाहता है तो सरकार तैयार है, एक से छोटे समूह से बड़े समूह से सबसे निशर्त बात करने के लिए तैयार है और उसके लिए मैं वीडियो कॉल पर भी बात कर लूंगा, ऐसा मैंने कहा था। जब मैंने भी कहा था तब भी यह कहा गया था कि ये क्या बात कर रहे हैं। और इस बात के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो बस्तर की जनता को जाता है, जिसने मन बना लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है। आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है। अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया उन्होंने और वो पराक्रम ही है उनका जो आज का दृश्य हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। विगत विधानसभा चुनाव से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि सरकार बनती है तो हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे और उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने भी इस बात की घोषणा की और सरकार बनने के बाद उस पर कवायद भी शुरू हुई, काम भी शुरू हुआ। जब ये ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी। तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोज नहीं आई जवान को और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए थे और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। ये घटना भी आपसे हम सबको ध्यान होगा, साल डेढ़ साल पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी बात है नहीं। तो न जानते हुए न समझते हुए भी आरोप लगा देना सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के पराक्रम पर तोहमत लगाने जैसी चीज थी। खैर जैसा भी है, बात आगे बढ़ी। जवानों के पराक्रम के कारण ही हम देखते हैं कि आज का दृश्य उपस्थित हुआ है। उसके बाद जो और वर्टिकल्स उस पर काम किए मैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और वो ये है कि लगातार मैं विशेष रूप से नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर के हर महीने लगभग मैं समाज के प्रमुखों के साथ भी बैठता था। ये बात उस समय भी मैंने प्रेस में कही थी, आपको ध्यान भी होगा। मतलब दोरला, भद्रा, मुरिया, माड़िया, गोंड, जितने भी समाज बस्तर में हैं, उन समाज के प्रमुखों के साथ जो उन जिलों में हैं उनके साथ बैठता था। एक बार नहीं अनेक बार उनसे अपील भी की कि भाई इसमें क्या करना है। उन्होंने कुछ काम बताया, वो काम भी किए और फिर से अपील की कि भाई ये समाज के लोग हैं, इनसे बात किया जाए, इनको वापस लाया जाए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की
और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराया, उसके रिकॉर्ड है। मैं एक आध समाज का नाम लूंगा तो अभी उचित नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन बुलाकर लेकर पुनर्वास कराया गया। ऐसे ही पंचायत राज के प्रतिनिधि, चूंकि मुझे ध्यान था हमारे बीजापुर की जिला पंचायत के एक सदस्य हैं, उनको सीट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था तो गंगालूर से लड़ी हो। अभी गंगालूर का पूरा जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस समय जब वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब प्रत्येक गांव तक पुलिस की पहुंच नहीं थी, परंतु महिला हमारे उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आई। और जीतने के बाद गंगालूर वाले एरिया से जीतने के बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और तब मुझे ये लगा कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं फॉर्चुनेटली पंचायती राज का काम भी मेरे पास है, तो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैंने उनसे भी लगातार बैठकें की इन्हीं 3 जिलों में जहां पर मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि कोंडागांव क्लियर था पहले ही, बस्तर क्लियर था लगभग, कोंडागांव भी लगभग क्लियर था, कांकेर में थोड़ा सा एरिया क्लियर था, बाकी में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मूल परेशानी थी तो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उनसे बात भी करता रहा। तो उन सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा अभियान किया और अभियान करके उनसे चर्चाएं की जहां तक संभव हो सकता था, और चर्चा करके उनको वापस भी लाने का काम किया। मतलब यह भी है कि वो लेकर आए और उन्होंने पुनर्वास कराया नक्सलियों। इसके साथ साथ एक एलबत पंचायत हम लोगों ने योजना भी चलाई और अनेक ऐसी और बातें थी। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो नक्सली वापस आना चाहते थे उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट किया। उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, वो इत्मीनान से वो वापस आ सकें, इसके लिए उन्होंने अपने नंबर जारी किए। एक नहीं अनेक पत्रकार साथियों ने अपने लोगों से जिनसे भी उनका संपर्क हुआ वो उनको सुरक्षित लेकर आए और पुनर्वास कराए। मतलब आज तक के भारत के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो है 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ, और उसके बाद अनेक और ऐसी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मैं सारे ही वर्टिकल्स आपसे बता रहा हूं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके कारण हुआ। मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये एमओयू एक्सचेंज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की ओर से श्री आशीष सिंह, आयुक्त उज्जैन संभाग, एवं उत्तर प्रदेश की ओर से श्री विश्वभूषण मिश्रा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एमओयू एक्सचेंज कर रही हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत अभिनव प्रयास, बहुत बहुत बधाइयां। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक दिस स्पेशल मोमेंट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एमओयू एक्सचेंज इवन मोर सिग्निफिकेंट एंड मेमोरेबल विद योर एनर्जेटिक अप्लॉज। जोरदार तालियां सभी के होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साथ ही इस अवसर पर औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब दोनों राज्यों के बीच में एमओयू आदान प्रदान किया जाएगा। ये एमओयू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहल को मजबूत कर स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं अंतर्राज्यीय सहयोग से आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम है। हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की ओर से श्री चंद्रमौली शुक्ला, प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी, एवं उत्तर प्रदेश की ओर से श्री रोहित आनंद, अपर आयुक्त उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार आपको। एमओयू एक्सचेंज बहुत महत्वपूर्ण ये उपक्रम, जोरदार तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। ये पहली बार है कि जब मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी और जीआई टैग कारीगर सहयोग के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया है और ये एमओयू एक्सचेंज किया जा रहा है। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच में सहयोग के एक ढांचे को स्थापित करना है ताकि संयुक्त ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। और अब ओडीओपी प्रोडक्ट एक्सचेंज दोनों राज्यों के बीच में किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा केवल एक योजना नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास से जन्मली सोच है। और अब ये ओडी एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट का हस्तांतरण दोनों राज्यों के मध्य में किया गया। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को। और अब वो पल है, वो क्रम है जब हमारे मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के उद्बोधन को हम सुने।
हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उसके पीछे है एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व। मध्य प्रदेश विरासत और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में। मध्य प्रदेश निवेश, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयां स्थापित कर रहा है और आगे आने वाले समय में भी ये उड़ान और ऊंची होने वाली है। और ऐसे सक्षम सबल नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें और आग्रह करें कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, यशस्वी प्रधानमंत्री की कर्मस्थली, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे हर हर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां गंगा का किनारा, सनातन काल से 7 पवित्रतम नगरियों में से एक काशी विश्वनाथ बाबा का धाम, और ये पवित्र नगर अपनी विरासत की गौरवशाली अतीत की गाथा को गाते हुए आज भी चैतन्य चेतना के प्रवाह में सूर्य की भांति दुनिया की तमाम मानवीय बस्ती में से अद्भुत नक्षत्र की भांति चमकता दिखाई दे रहा है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सहयोग से सम्मेलन 2026 का ये अद्भुत आयोजन, और कितना अच्छा लगता है ऐसे आयोजन में। मेरे लिए हम सब तिरुपति बालाजी भी जाते हैं और तिरुपति बालाजी में लंबी लंबी लाइन लगती है, एक दृष्टांत ध्यान में आता है। और उसकी विशेषता रहती कि जब लंबी लाइन लगे तो बाकी समय पास करने के लिए लोग गोविंदा गोविंदा जैसे यहां महादेव के नारे लगाते हैं, ऐसे गोविंदा गोविंदा पति पत्नी लाइन में लगे हुए, बहुत लंबी लाइन थी। तो लोग सोच रहे एक बार गोविंदा गोविंदा तो बोलते हैं, लेकिन पति आगे लगा, पत्नी कुछ पीछे लगी, वो कुछ और नारा बोल रही, थोड़ा अटपटा लगा लोगों को। क्या बोल रही? वो बोल रही आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। लोगों ने ये नारा कौन सा है? लोगों ने धीरे से जाके पास वालों ने पूछा कि आपकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं, वो सही बोल रही है। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पत्नी पति का नाम लेती, मेरा नाम गोविंद है, तो वो मेरा नाम कैसे बोले? तो बोलते आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो वो इसलिए वो नारा बोल रही है। लेकिन मुझे यहां लग रहा है कि आगे वालों ने इतनी अच्छी अच्छी बात बता दी, मैं भी बोल रहा हूं आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। सचान जी हो, नंदी जी हो, हमारे सारे पीएस हो, सारे अधिकारियों ने मेरा बहुत बड़ा काम हल्का कर दिया। कितना अच्छा लग रहा, जोरदार ताली बजा दो। इतना आनंद की नगरी में सारी बातें हमारे बीच। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस कर्म क्षेत्र में और बनारस में तो बात ही अलग रहती है। नवरस तो हमने सुने हैं, लेकिन बनारस तो परमात्मा की दया से किसने बनाया मालूम नहीं, लेकिन मजा सबको आता, ये पक्की बात। इसका आनंद हम सब महसूस करते हैं। मां गंगा का किनारा, और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी, और हम सब परमात्मा की दया से अपने अपने काम करते करते कई लाख योनियों के बाद हमको ये मानव शरीर मिलता, लेकिन परमात्मा की कृपा से इस जन्म को सार्थक करने का मौका ये हमारे लिए इस शरीर के साथ शारीरिक चेतना, सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर दोनों को एक रस करते हुए, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी आभार मानूंगा, जिन्होंने इस राज्य की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शासन के साथ सुशासन की प्रतिमान बनाने का भी बड़ा काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय
प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और आप सबका भी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंच पर हेवी इंडस्ट्री मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी और माननीय राकेश सचान जी का भी करें। दोनों मिनिस्टर सूर्य चंद्र की भांति अपने अपने विभाग की गरिमा के साथ बात भी रख रहे हैं और एहसास भी करा रहे हैं। और इसी अवसर पर हमारे लिए कथाकार माननीय मिश्रा जी, आपका भी अभिनंदन। सच में नीलेश मिश्रा जी ने हमारी कहानियों को सहजता के साथ प्राचीन वार्ता का वो दौर ला करके आपने हमारी अपनी, यहां तो अपनी परंपरा भी है ना, श्रुति स्मृति, तो हर परंपरा का स्वागत है। उस परंपरा के आप बहुत उज्जवल कीर्तिमान के नाते से हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। रजनीकांत जी, पद्मश्री, जीआई टैग का जमाना है, माल कितना भी अच्छा रखो, अच्छा टैग नहीं मिले तो मजा ही नहीं आता। आज बड़ा मुश्किल जाता है। आजकल ये जो नया दौर का नया जमाना है, तो सोना है सोने की जगह, लेकिन वो 24 कैरेट का ठप्पा लग जाए तो बात ही अलग रहती है। जीआई टैग का आज के दौर में आपने मध्य प्रदेश के लिए भी काफी काम किया और यहां भी काम कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। और केवल उत्तर प्रदेश ने, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितनी असंभव जैसी बात, और एक ने कितने प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से था जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे। लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे माहौल में कितनी बड़ी चुनौती थी। हम तो आदिवासी अंचल वाले कई सारे जिलों वाले लोग भी हैं, लेकिन हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई है, अन्याय किया है। और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे। कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए, क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी एक चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम पे दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना,
लेकिन आज बदल गया समय। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती, और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ, और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े, तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनी आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जीते जी एक शिष्य महागुरु कैसे बन सकता है, वो सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित करने वाला मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संबंध। और एक नहीं ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूं। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है आगे जाकर के चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बनकर के पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है, और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सारगर्भित व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में जितना समय का सदुपयोग हो जाए, उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा है, यही परमात्मा की कृपा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहां तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में 2 राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी और कारण से लड़ते हैं, दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं। लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहां सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है, तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले,
ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहां भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहां बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। जब हम अपने इस प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ मैदानी हकीकत की तरफ देखते हैं तो ये बात सही है, अतीत के कालक्रम में लंबा समय अपोजिशन के लोगों ने बिगाड़ा है, लेकिन आज का समय जब जागे तब सवेरा है। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहां 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका, और न केवल इसमें निवेश के क्षेत्र में भी सभी प्रकार से प्रगति करते हुए अभी आप हमारे पीएस बता ही रहे थे, कहां हमारे मध्य प्रदेश से 5,000 करोड़ का निर्यात नहीं होता था, कहां आज 70,000 करोड़ के आसपास निर्यात हम करके दिखा रहे हैं। अकेले 2 साल के अंदर 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अकेले 2 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। और हमारी सरकार 2002-03 के बाद बीजेपी की लंबे समय से सरकार है, आज 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका भी, और इसमें भी इतने प्रकार की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो हम ये निवेश, चूंकि निवेश सम्मेलन है, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 300 बेड का मेडिकल कॉलेज, अगर आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो 300 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी तरफ से सरकार आपको सहयोग करने को देने को तैयार है। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ, और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी, ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहां नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते। हर एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा,
लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु। और अब एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के इस शुभारंभ सत्र को हम समापन की ओर लिए चलते हैं। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु बहुत आदर के साथ हम आग्रह करते हैं आयुक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा मध्य प्रदेश शासन से श्री मदन विभीषण नागरगोचे जी, आपसे आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंदगोपाल गुप्त नंद जी, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमी और ओडीओपी के शिल्पकार, आज का यह सम्मेलन एक सुखद अनुभव रहा। वाराणसी की इस पावन भूमि पर दो राज्यों के प्रतिनिधि एक सादे उद्देश्य से एकत्र आए और यह उद्देश्य हमारे कारीगर, शिल्पकार और किसानों की मेहनत के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। हस्तशिल्प और हथकरघा एक उत्पाद ही नहीं जबकि हमारी विरासत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो एमओयू संपादित हुआ एक नए शुरुआत का संकेत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित रहे, उनके अथक प्रयासों के बगैर ये सम्मेलन संभव नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुरूप हम संकल्प लेते हैं कि हर जिले का उत्पाद विश्व तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी अतिथिगणों का हार्दिक आभार और भारत के हृदय से विश्व के बाजार तक धन्यवाद। जय हिंद।